morning and a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का नया सीज़न शुरू होने का वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। आज इस सीज़न का आगाज़ पार्लियामेंट हाउस के बाहर से शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के जरिए किया गया। इस्लामाबाद में खबरें हैं कि शेर अफजल मरवत के बाद तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद की तरह के मज़ीद जलसे ना हो सकें। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी कल के जलसे के बाद हुकूमत की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। कल तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा किया। ये जलसा कामयाब था या नहीं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन आज का अहम मौजू यही होना चाहिए था। मगर इस जलसे के अंदर कुछ इस किस्म की बातें की गई। ख़ास तौर पे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुतनाज़ा तकरीर ने तवज्जो जलसे की तरफ से हटा ली और उस तकरीर के मतन के ऊपर आ गई। जलसे का मकसद ये था कि बानी तहरीक इंसाफ की रहाई को मुमकिन बनाया जाए, कोई मोमेंटम बनाया जाए, लेकिन लगता है कि वज़ीर आला के पी ने नामुनासिब लबो लहजे के ज़रिए बानी तहरीक इंसाफ और पार्टी रहनुमाओं के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ही किया है। क्या ये गिरफ्तारियाँ भी उससे रिलेटेड है? वज़ीर आला के पी माजी में भी बराह रास्त मरीम नवाज समेत दीगर सियासतदानों के बारे में नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब वो एक इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हैं और इस कदर इम्पोर्टेंट जगह पर वो जलसा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से जलसा करने का मौका मिला था। सो लग रहा था कि उनका जो फोकस होना चाहिए वो लेजिस्लेशन पर हो सकता है, जुडिशरी पर हो सकता है, दीगर मामला पे गवर्नेंस पर हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने बातें की और जो एक्चुअली बन गई हेडलाइन, वो बहुत ही नामुनासिब किस्म के अल्फाज थे। अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों और हुकूमत को एक ही सफ़ में रखा, यानी डिस्टिंक्शन ही कोई नहीं रखी और इंतहाई काबिल मुज़म्मत अल्फाज इस्तेमाल किए। पख्तून रवायत में ख़वातीन को हमेशा एक बड़ा मर्तबा और मकाम दिया जाता है। आप तनकीद करें, आप इख्तलाफ करें, लेकिन एक रवायत के तहत करें। लेकिन कल के जलसे में हमने देखा कि वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा की रवायत को भी पामाल किया या उनका ख्याल नहीं किया। जिस किस्म के अल्फाज अदा किए गए, मैं बारात लेकर आ जाऊँ, मैं ज़रूरी आ जाऊँगा जलसा लेकर, समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली क्यों ऐसी बातें की गई। ज़रा देख लीजिए। अफसोस हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और साफी बिकाऊ जो सामने बैठे होते हैं आपसे सवाल नहीं करते, क्योंकि अपना कलम वो बेच चुके हैं और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। फलस्तीन में इजराइल जुल्म कर रहे हैं, ये एक बात नहीं कर रहे। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम बैठे सिर्फ करारदादे पास कर रहे हैं। इन साफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। साफी वो है जो अरशद शरीफ था, जान चली गई, नजरिया नहीं बेचा। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब में हर सूरत जलसा करने और बानी तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती जेल से रहा करवाने का भी ऐलान किया, लेकिन इस वक्त तो शोएब शाहीन साहब की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। उससे पहले शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की खबर आई। सो लग ये रहा है कि कल के जलसे का नतीजा ये निकला है कि खान साहब तो जेल से पता नहीं आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, लेकिन मज़ीद लोग जेल में जाना शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि उनको इन गिरफ्तारियों का अभी तक तो कोई पता नहीं है, मे भी उनका एक और स्टेटमेंट आ जाए। कल के जलसे में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा उसको उन्होंने ज़रूर एड्रेस किया था, वो भी देख लीजिए। आप खड़े होकर खातून वज़ीर आला को ललकारते हो। ओ भाई, तुम्हारे जैसे कई भुगताए उस खातून वज़ीर आला ने। मरियम नवाज शरीफ मुश्किल तरीन दौर में जो उन्होंने कैद काटी है, उन्होंने किसी जालिम जाबिर के सामने कलमा हक कहने से वो नहीं घबराई। तो तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे। जबकि सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर के लबो लहजे की बड़ी वजह उनकी फैज़ हमीद के साथ गुफ्तगू पकड़े जाना है। पहले ही कहा था कि अली अमीन गंडापुर मुद्दत मुकम्मल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चेंज हो जाएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। बड़े लोग कहते हैं, सियाने लोग कहते हैं कि पहले तो लो फिर बोलो। कल से हम देख रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप अपोलोजाइज ही कर रही है। जो CNKP ने कहा, बेस्ट गौहर ने अपोलोजाइज़ किया, दीगर रहनुमाओं ने भी कहा कि हम जानते हैं कि हम कानून के दायरे के अंदर ही रहेंगे, सियासी बयान था। सो पे ये बातें कहीं ही क्यों गई, हम इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ माई गेस्ट्स। नहीं है पर जो सब आई स्टार्ट विद यू। सर, क्या गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, पहले तो ज़रा अपडेट करें। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने फ्री मौका दिया। पहली बात तो ये है कि गिरफ्तारियों के हवाले से अगर ख़बरों की बात की जाए तो कल से ही ये मामला जो है वो चल रहा था, क्योंकि संगजानी थाने में हमारे कुछ दोस्त इसी तरह से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें लेकर गए
तो वहाँ पर पता चला कि मुख्तलिफ़ लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, जिसमें मेरा नाम भी उन्होंने कहा कि आपका भी होगा। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि जो दिन में कंटेनर लगाए गए थे, मुख्तलिफ़ लोगों को रोका गया था। मैं आपको एक और बता देता हूँ कि वहाँ पर एक दो जगहों पर मैंने ऐसे देखा कि ट्रक जो राह गुजरने वाले थे उनको रोक कर उनसे पेपर लेकर तो उन्हें कहा गया कि आप खड़े हो जाएं, इधर खड़े हो जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ रास्ता बंद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिंगल ट्रैक था जब आप मोटरवे से उतरते हैं। तो वो जाकर मैंने खुलवाया, पुलिस को मैंने पूछा, वहाँ पर ट्रैफिक वालों को पूछा, वो मुकरते थे कि हमने नहीं खड़ा किया। ट्रक का ड्राइवर जो है उसने आकर बता दिया कि हमें रात से रोका हुआ और कहा जा रहा है कि जी नहीं, आप कसूर कोई भी नहीं है, लेकिन आप रुके रहें। सिर्फ क्या कि रास्ते में लोग जब आएंगे तो 10-20 हज़ार 30 हज़ार गाड़ियाँ जब इकट्ठी एंटर होती हैं तो फिर जब सिंगल रोड होता है तो वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है कि कम से कम लोग पहुँच सकें। और साथ से पहले ही इनका प्रोग्राम सारा जो है वो वाइंड अप ये करें, क्योंकि उनको यही था कि 7 तक हमने इजाज़त दी तो उसके बाद हमने पेशालिंग करनी, और वो आपने देखा। तो आपको पता तो था कि इजाज़त 7 बजे ही है, तो आप उसको उस हिसाब से रैप अप भी कर सकते थे जब आपको पता है कि हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि आपके जलसे को। ये कोई शादी का खाना था कि आपने 8 या 9 से पहले बंद करना है, या किसी का जनरेटर इस्तेमाल होता था? नहीं, रूल एंड रेगुलेशंस किस चीज़ के? पहली बात यह है कि आप जलसे की इजाज़त नहीं दे थे। इस्लामाबाद के अंदर 22 को हमने करना था, आपने जानबूझकर कैंसिल किया। उस वक्त भी मोटरवे बंद की, तमाम रास्ते बंद किए, हर चीज़ आपने कर्फ्यू लगा दिया। कल आपने देखा इज इट एक्सपेक्टेड कि अभी आप भी गिरफ्तार हो? देखें, गिरफ्तार होते हैं तो हम तो हर रोज़ जो है वो इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं, अडयाला जेल भी जा रहे होते हैं, सड़कों पर होते हैं, वो तो कोई नहीं मसला, अल्लाह ताला करम करेगा। लेकिन बात यह है कि हम अपने मौके, बिल्कुल क्या कहा गया? यही कहा गया कि जनाब आपके ऊपर FIR जो है वो दर्ज हो गई है या होने वाली है। फिर रात को मैंने चेक कराया, रात तक तो नहीं थी, तो सुबह शायद वो फिर उन्होंने कर दी हो या अभी शाम को की हो, क्योंकि जो है वो मेरे सामने इस वक्त तक FIR नहीं आई। अच्छा, नंबर 2 बात यह है कि देखें ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो डाके डाले गए हैं इस मुल्क के अंदर, उन डाकों के ऊपर कोई बात ना करे। जब कोई एक चोरी करता है ना तो उसके बाद फिर उसके ऊपर एक गुनाह किया जाता है उस चोरी को छुपाने के लिए, और वही किया जा रहा है। जलसा जुलूस करना हमारा हक है। आइन का आर्टिकल 16 बड़ा वाज़ेह है कि आपको वो हक देता है कि आप किसी जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। हमारे ऊपर कहा जाता था कि ये 9 मई वाले हैं जिन्होंने पहले किया, इनको फिर इजाज़त नहीं। आपने देखा कि इस्लामाबाद जहाँ पर इनकी हुकूमत थी, ये तो कहते थे ना कि KP में आपने पुरअमन किया, वहाँ पर आपकी हुकूमत थी। आपने कल देखा, कहीं पर आपने देखा हो कि हमारी तरफ से कहीं पर शेल बरसाए गए हों, लाठी चार्ज किया गया हो, कहीं बम फोड़ा गया हो, किसी बिल्डिंग को आग लगाई की हो, कोई जलाओ घिराव किया गया हो, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो पुरअमन जलसा कर रहे थे। स्टेटमेंट्स दी गई, देखिए स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि फौज को सियासत से जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए, और उसमें कोई अगर बात गलत है, अगर काजी फैसल साहब बैठ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुल्क की आवाम को इंसाफ नहीं दे सकते। CM की आपको पता है बैरिस्टर गौहर ने माफी मांगी है उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। बैरिस्टर गौहर साहब ने उन अल्फाज के ऊपर ये कहा है कि जो है इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल में मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज के साथ साथ अगर ये भी कर लिया जाए कि जो सहाफ़ी खास तौर पर एक एजेंडे के तहत जो है वो मुसलसल ट्रॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप उनको ट्वीट करते हैं कि आप ट्वीट करें, आप ये इस किस्म की देखिए बात ये है कि नो देखिए चीफ मिनिस्टर को खड़े होकर स्टेज के ऊपर आपने देखो नसरुल्लाह मलिक साहब बैठे हो, देखिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, नसरुल्लाह मलिक साहब बैठे हो, कभी आपने नहीं देखा होगा कि हमने कभी इनको कहा हो, कोई ट्विटर के ऊपर कहा हो, लेकिन आप देखें इतना ट्रोल कर चुके हैं आपके PTI के ट्रोल्स, वो आपको खुद बता देंगे, वो हंस रहे हैं, आपके रिनाउंड लोग करते रहे उनको। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ ना कि एक साफ़ी का काम, एक तजिया निकार का काम होता है कि आप न्यूट्रल बात करें, तो कोई भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करता। नो डाउट ऐसे लोग भी हैं जो PMLN को खास तौर पर करते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, PTI को टारगेट किया जाता है। आप देखें कोई ट्रोल नहीं करेगा, हमारी मर्जी के खिलाफ बात करेंगे तो हम ट्रोल करेंगे। नहीं देख हम ये कहते हैं कि न्यूट्रल बात करें, अगर जो है वो सिर्फ हमें टारगेट किया जाए। नहीं, न्यूट्रल का तयन जो वो बंदा खुद उसके अंदर अपने अंदर मेरिट होता है कि जब एक पार्टी को के ऊपर आप करते हैं तो फिर दूसरी के ऊपर, अगर दूसरी की तारीफें बैठ के करते हैं तो फिर डेफिनेटली समझ आ जाती है। कुछ बातें होती हैं जो हमें किसी को भी नहीं कहनी चाहिए, बट ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आई कम टू यू मलिक साहब, बट हाफिज अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या रीज़न है आपके ख्याल से? इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कल गड़बड़ कर दी, अब गिरफ्तारियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख़्याल में हर सियासी पार्टी को यह हक़ हासिल है कि वो जलसा कर सके, उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। वो इस्लामाबाद में जलसा करते हैं, वो लाहौर में करते हैं, वो सिंध में, जहाँ भी मुल्क में, अगर ये जमहूरी मुल्क है, अगर इस मुल्क में आइन और क़ानून है, अगर इस मुल्क में अदालत का कोई एहतराम है या आइन और क़ानून का कोई एहतराम है, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम आइन के चैम्पियन भी है, क़ानून के अलमबरदार भी है, और
जमहूरियत के भी चैम्पियन बने हैं और सब आइन को जानते भी है और समझते भी है, सब ने पढ़ा भी है और याद भी किया है, ज़बानी याद है, लेकिन आइन पर अमल नहीं है। अब जलसा करना इनका हक़ है। मैंने कल मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, लाखों लोग वहाँ जमा थे। बेशक मीडिया ने एक लम्हे के लिए उस जलसे को भी नहीं दिखाया, लाखों लोग उसमें शामिल थे। तो आप नसरुल्लाह मलिक साहब शायद लाहौर में थे, आप उनसे पूछिए कि कितना बड़ा जलसा था मीनार पाकिस्तान में, एक तारीख़ी, लेकिन नहीं दिखाया गया। तो ये सितम ज़रीफ़ ही है, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है मीडिया से। तो लिहाजा जलसा इनका हक़ है। जहाँ तक गुफ्तगू की बात है, देखिए आप बात करते हैं हाजी अमीन गंडापुर की, वो चीफ मिनिस्टर है, वो स्टेट मैन है, लिहाजा उनको अपनी गुफ्तगू को एहतियात से करना चाहिए। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ख़वातीन को भी टारगेट किया है, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में अदलिया को भी चैलेंज किया है कि मैं 2 हफ्ते में रिहा 2 हफ्ते में रिहा ना हुए तो मैं रिहा करवा दूँगा। कैसे करवाएंगे? बेशक 2 दिन में रिहा हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आपने मरियम नवाज़ को ललकारा, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, मैं पठान हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो एक ही लफ्ज़ में आपने पंजाबी और पठान का वो चीज़ भी इस्तेमाल किया, एक नफ़रत का। और दूसरी बात आपने ये की कि मैं बारात के साथ आ रहा हूँ। कोई शादी तो नहीं है, बारात तो शादियों में होता है। हाँ, जब आप उसको चैलेंज करते हैं, एक मैदानी जंग बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे तो नफ़रत फैलेगी। और ये जो आप इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी शख्सियत को और आपकी हैसियत को पहुँचेगी। और जब आप अदालत को चैलेंज करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान आपके लीडर को पहुँचेगी, इसकी मनफी असरात मुरतब होंगे। तो लिहाजा इस किस्म की गुफ्तगू से एतराज़ करनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि पीटीआई वाले हमेशा अदब के साथ रियासती मदीना की बात करते हैं। तो रियासती मदीना का तकाजा ये है कि मुसलमान के हाथ से और उनकी ज़बान से लोग महफूज हों, उनकी अजियत से महफूज हों। तो आप ज़बान से वो अल्फाज ना निकालें, वो अल्फाज अदा ना करें जिससे लोगों को अजियत पहुँचे। तो इसलिए इस यहाँ तक तो मैं इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल करना, क्योंकि फिर एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे, जैसे कि आपने फरमाया, एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे एक सूबे के वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, उसको सोच समझ के तोल के बात करना चाहिए, टू द पॉइंट करना चाहिए, ताकि लहजा नरम हो लेकिन अल्फाज तीर की तरह हो। तो ये बुनियादी जो माकूलियत है वो इस किस्म की अल्फाज की और इस किस्म की तकरीर का तकाजा करता है जब इंसान इस पोजीशन में हो। दूसरी बात यह, अगर फ़र्ज़ करिए अल्फाज बहुत बेहतरीन थे तो फिर उमर अयूब को और बैरिस्टर गौहर को उस पर माजरत नहीं लेना चाहिए था। अभी मैं किसी और चैनल पे था, वहाँ मेरे ख़्याल में आपकी सहाफ़त का ज़िम्मेदार था, मैं नाम भूल गया उसका, उन्होंने कहा कि हम तो इस सिलसिले में बड़ी बैठक करने वाले हैं मीडिया वाले, हम जो माजरत बैरिस्टर गौहर साहब ने किया है और उमर अयूब साहब ने किया है उस पर हम इक्तिफ़ा नहीं करेंगे, माजरत जिसने बातें की है वो माजरत करे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गुफ्तगू इस किस्म की क्राइसिस की हालत में जो पीटीआई के लिए जो सूरत हाल है, इन हालात में आप फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ अच्छी तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते, अल्फाज अदा करते और ये ऐलान करते कि आइंदा हमारा जलसा पंजाब में होगा और मीनार पाकिस्तान में होगा या फैसलाबाद में होगा, जहाँ भी होगा, तो आज लोग जो आपके अल्फाज को बुनियाद बनाकर आपके लिए रुकावटें खड़ी करती हैं, तो ये जवाब तो आपने मुहैया किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मोहतात के बोलना चाहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये तो नज़र आ रहा है कि प्रोवोकेटिव किस्म की स्पीचेस हुई हैं, वजह क्या है? क्या उम्मीद लगा है जो एक डायलॉग की उम्मीद थी वो ख़त्म हुई है, जान के प्रोवोक करना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है आपको पीटीआई की? देखिए, एक बात तो बड़ी बुनियादी समझने वाली है, हाफिज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हाफिज साहब ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज के प्रोग्राम में जो जुमला कह दिया ये हम सब के लिए काफ़ी है। ये इंसान जब पनाह मांगना शुरू हो जाए किसी की जुबान के शर से, तो उससे बदबख्त आदमी दुनिया में कोई नहीं होता। और बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासत वहाँ आ गई है कि जहाँ आप इख्तलाफ भी नहीं कर सकते। अभी नईम भाई बात कर रहे थे, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, नईम साहब कभी ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन खुदा की कसम उठा के मैं आज कह रहा हूँ आपसे कि ट्विटर के ऊपर कोई एक भी राय देने के बाद ये हमारे मरे हुए वालिदैन को जितनी गालियां देते हैं, खून खोल उठता है। और खुदा की कसम दिल चाहता है कि इनकी लीडरशिप को बुलाया जाए और उन्हें कहा जाए कि हाफिज हमदुल्ला साहब को सालिस बना रहे, कुरान हाथ में रखें
जिनकी लीडरशिप अपने हराम की हलाल की कमाई की गारंटी दे, हम भी देने को तैयार है। हमने इन हुक्मरानों से कभी इनके सामने जाके कभी हाथ फैलाया हो, हमने कभी जाके झुके हुए हो, या हमने कभी उम्मीद रखी हो, तब भी हम गोली खाने को तैयार होंगे। लेकिन क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक लफाफे लफाफे। एक वतीरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का कि जो इख्तिलाफी राय रखने वाला आदमी है उसको इतना जलील करो, इतनी गालियां दो कि वो इस प्लेटफॉर्म से भाग जाए। मैं चंद दिन पहले एक साहब ने मुझे सऊदी अरब से फोन किया, उन्होंने कहा यार आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कहा जी मैं सरगोदा के रहने वाला हूँ। उसने कहा भाईजान शुक्र है मैंने आपको पता कर लिया, आज हमें ओवरसीज के ग्रुप में कहा गया था कि आपको गालियां देनी है। तो मुझे लगा कि आपकी लैंग्वेज से मुझे लगता था कि आप हमारे इलाके की रहने वाले हैं, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, आपको गाली देने से पहले आपको फोन कर। ये अली अमीन गंडापुर सब उसी चीज की नुमाइंदगी करते हैं, इनका कारकुन खुश होता है इस बात से। आप तसव्वुर करें ना, ठीक है इस मुल्क में करप्शन क्या KPK में नहीं है, सिंध में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है? हावस अब्दुल्ला साहब बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। करप्शन आपकी सोसाइटी का मसला है, लेकिन आपको करप्शन नजर आएगी सिर्फ मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में। मलिक साहब, इस वक्त तो PTI की लीडरशिप को भी सब कह रहे हैं कि ये बिक गए हैं, ये मिल गए हैं। अब तो खुद अपनी लीडरशिप को ये कह रहे हैं, गंडापुर साहब पे सवाल उठा रहे हैं ट्रोल्स। इसका मतलब ये थोड़ी है चीफ मिनिस्टर आके ये बात बोल दें। सर ये हावस अब्दुल्ला साहब इसके विक्टिम है इनकी जुबान के, ये महमूद अचकज़ई साहब में विक्टिम है इनकी जुबान के। खुदारा ऐसे आपकी सियासत हो सकता है मकबूल होती हो, लेकिन पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान की सोसाइटी तबाह हो जाएगी। जब लोग आपका ख्याल ये है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये बस ऐसी ही जबान इस्तेमाल की? नहीं, मैं समझता हूं कि ये एक सोच कार फरमा है कि अपने मुखालफीन को, अपने से इख्तिलाफ करने वाले को इतना टारगेट करो कि उनकी जुबान बंदी हो जाए। ये सोच कार फरमा है लीडरशिप से लेकर नीचे तक। चंद लोग उससे मुस्तस्ना हो सकते हैं, लेकिन बाकायदा मुझे एक बात बताइए, ये डिस्कशन की जाती है तो देखिए आप अली अमीन गंडापुर साहब, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जिस किस्म की जुबान आरडी उससे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं की लीडरशिप है, ये आप बच्चों को पैगाम दे रहे हैं सोसाइटी को, ये हम नई नस्ल तैयार कर रहे हैं। सर ये नस्ल आप पैसे की रेल फेल हो जाए, इकानमी मजबूत हो जाए, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं, सोसाइटी में कल्चर ना रहे, जहाँ एहतराम खत्म हो जाए, जहाँ डायलॉग खत्म हो जाए, जहाँ बातचीत ना कर सके। अब हम सारे विक्टिम हैं इस बात के। अब देख रहे हो कहते लफाफी हैं, साफी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब से कहे वो अपने सासे लेकर आ जाए, साफी के साथ बैठे हैं, कोई साफी करप्ट पकड़ के जेल डाल दो। लेकिन खुदा के लिए ये तरीका कार मत इख्तियार करो, इससे पॉपुलैरिटी आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। KPK में सबसे ज्यादा जुराइम होते हैं। चले मैं किसी तसब की बात नहीं करता, हावस अब्दुल्ला साहब से पूछ लीजिएगा, बिजली चोरी वहां होती है, गाड़ियां चोरियों के वहां जाती हैं, मंशियात के अड्डे वहां पे हैं, जाली सिगरेट फैक्ट्रियां वहां पे हैं, जाली मशरूबात वहां बनती हैं, अरबों रुपए की स्मगलिंग वहां होती है। और आप मुझे बताइए, आप वहां के वज़ीर-ए-आला हैं, बजाय इसको रोकने के आप दूसरों को गालियां देते हैं। मैं कहता हूँ PMLN की करप्शन आप बेनकाब करें। ओके, मुझे ब्रेक पे जाना है। मलिक साहब ये बताइएगा कि जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि शायद CM KP ना रहे, CM KP फॉर लॉन्ग, ऐसी कोई खबर है? सुल्तान पे PTI जा रही है, इनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएगी। आज ये गिरफ्तारी हुई हैं, कल की तकारीर के बाद जो कुछ सोच कार फरमाया है, इनके लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। हम नहीं चाहते इनकी मुश्किलात बढ़े, एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर कोई मुश्किल आनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजों का इदराक इनको भी करना पड़ेगा कि इस लड़ाई फसाद के साथ सियासत नहीं चलती। अगर कहीं मुस्लिम लीग, अच्छा देखिए मैं एक छोटा सा एक जुमला कह दूं, करप्शन के खात्मे का सबसे बड़ा इस वक्त अलमदार PTI है। ये जो पंडोरा पेपर्स आए थे उस पर किसने आंखें बंद कर ली थी? इमरान खान साहब ने आंखें बंद की थी। वरना आज कहते हैं दुबई लीग्स आ गई हैं, कार्रवाई नहीं होती। पंडोरा पेपर्स पे क्यों कंप्रोमाइज किया? ओके, ये सारी क्वेश्चन भाई साहब, आई हैव टू गो ऑन अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बानी PTI से आज अली अमीन गंडापुर के लबो लहजे पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूँ और मुझे बाहर का कुछ मालूम नहीं है। कुछ और स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दी, आप देख लीजिए। आपकी आज मुलाकात भी हुई है पंचोता साहब गालिबन, सो एग्जैक्टली उनको क्या कहा उन्होंने कहीं कंडेम किया कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी थी या ये बात करनी थी, अप्रिशिएट किया क्या कहा? नहीं, देखिए वहाँ पर कोई टीवी स्क्रीन तो थी नहीं कि हम एक एक की स्पीच जो है वो बताएं। ओवरऑल बात की कि सब ने ज़बरदस्त स्पीच की है और इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त था, जलसा हुआ है, क्राउड चार्ज था, रुकावटें थी, हमारे ऊपर चैलेंज की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो वहाँ पर डटे रहे, फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और हमारा ये जलसा था। तो वो बड़ा उसके ऊपर उन्होंने खुशाइन करार दिया और कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला जलसा जो है
लाहौर में जो करने जा रहे हैं उसके लिए भी जो है आवाम को मेरी तरफ से पैगाम दे दें। और मैंने आकर दे दिया कि आवाम जो है हकीकी आज़ादी के लिए लाहौर के जलसे में 22 तारीख को शिरकत करे। हमने एप्लीकेशन दी है और उसमें हमने सदा की है कि हमें जल्दी से जल्दी NOC मिल जाए। अब कोर्ट के अंदर रजू है, इंशाअल्लाह ताला में मिल जाएगा। डेट हमारी 22 है और खान साहब ने ख़ास तौर पर कहा है कि 22 से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, 22 ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी 12 हमने सजाएं की। कुछ वायलेशंस तो 7 बजे जलसा खत्म होना था, नहीं हुआ। 26 नंबर चौरंगी पर पुलिस और कारकुनान में तसादुम भी हुआ। पंजाब की वज़ीर आला को धमकियां भी दी, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गुफ्तगू हुई। ये आपके ख्याल से ये सारे उन रेगुलेशंस में आप आए जो आपने वादा किया था? पहली बात तो ये है ना कि सारे कह रहे हैं जी वज़ीर आला वज़ीर आला वज़ीर आला, वो तो अपना हल्का आ रही हुई है, उसके बारे में कहना कि वज़ीर आला पूरी दुनिया को नहीं पता कि अपना नहीं हार नहीं। मैं तो नहीं तस्लीम करता। क्यों भाई, मैं नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता, मेरी तो कोई वज़ीर आला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका नाम उसका काम सिर्फ टिकटॉक बनाना के अलावा उसका और क्या काम? किसी खातून के बारे में ऐसी बातें नहीं, खातून करप्ट होगी, 2 नंबरी करके आएगी, अपना हल्का हार के आएगी और आकर उधर लोगों पर जुल्म कराएगी। उधर खातून जो है ठीक है। डू यू रियली थिंक नहीं, आप बताएं ना, एक खातून है जिसका काम सिर्फ टिकटॉक बनाना है, अपना हल्का हारी हुई है और वो लोगों के घरों में चादर चारदीवारी का तकल्लुफ़ की होती। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जलसा करके दिखाऊंगा। तो बिल्कुल करके दिखाएंगे, क्यों ना करके दिखाएंगे। और इसकी वजह ये है, देखिए बात ये है, जब आपके घर में मैडम, जब आपके घर में छापा मारा जाए, आपकी बहन को उठाया जाए, आपकी माँ को उठाया जाए, किसी के घर में जाकर उसका कारोबार बंद किए जाए, तो आपको भी ये तकलीफ होगी, क्योंकि किसी के साथ हुआ नहीं है ना, तो इसलिए वो शाउटली बोल भी रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ हुआ है, हमारे घरों में हुआ, हमारे घरों में छापे मारे गए, तो हम बोलेंगे क्यों ना करें, ये हमारा हक है। इन्होंने हमेशा हम जब एहतजाज किया है 14 अगस्त को, हमने क्यों माफिया मांगते फिर हैं? देखिए उनसे जब कहा गया बार, मुझे भी आज कहा गया कि साफियों के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए थी, चैनल्स के बारे में ये बात नहीं करनी, तो मैंने कहा कि ये तो नहीं कहा कि सारे ऐसे हैं, 2-4 ऐसे हैं, वो तो बिल्कुल हैं और उसके अंदर उनको भी चाहिए कि गैर जानबदाराना रवैया अख्तियार करें। आप एक एस्पायरेंट पार्लियामेंटेरियन है, आप वकील हैं, आपके ख्याल से हमें पता भी हो कि ये चोर है या ये बहुत ही गलत इंसान है, तो हम किसी भी फोरम पे बोल सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस, मुंह पे गाली दे सकते हैं किसी को भी, या डेकोरम होता है कोर्ट का, इलाके का, पार्लियामान का, स्टेज का डेकोरम। मैं बताता हूँ ना, एविडेंस है, वीडियोस हैं हमारे पास जो घरों में छापे इन्होंने मरवाए, हमें पता है जैसे इन्होंने धांधली डाका करवाया, जैसे इन्होंने टिकटॉक बनाकर लोगों को समझा कि बेवकूफ़ हैं, हमें पता है कि जो जिस तरह से फॉर्म 47 के मुताबिक तमाम लोगों को क्या गाली निकाली है, क्या गाली निकाली है, क्या नाज़ेबाबाद की है, टिकटॉकर का ये नाज़ेब है, ये गलत है। इंटरेस्टिंग मलिक साहब, कोई नाज़ेबा बात है ही नहीं यहाँ पर। नाज़ेबा बात की आप ये नहीं कहती कि उन्होंने क्या क्या किया है, मैं तो नहीं इस बात के ऊपर कर रहा, लेकिन इसके अलावा अगर आने की बात की है, जलसे की बात की है, हम आएंगे, हम आके जलसा करेंगे, दमादम मस्कल अंदर होगा, तो इधर भी दमादम मस्कल अंदर गाना लगा और अब उसके बाद जो है कवाली भी हुई, सारा कुछ हुआ, नात खानी हुई, सारी चीज़ें हुई और उसके ऊपर दमादम मस्कल अंदर हमने किया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाफिज हमदुल्ला साहब, कल फैसल वाडा साहब ने ये अनाउंस किया है कि मौलाना फजल रहमान का अलायंस हो चुका है गवर्नमेंट के साथ। देखिए बात ये, एक तो फैसल वाडा का हमारे लिए मोहतरम है, अगर वो आज होते तो बहुत अच्छा होता। पता नहीं उनको ये पोशीदा और राज की बातें कैसे मालूम है, ठीक हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि वो जिन है या क्या भला है कि राज की बातें उनको मालूम होते हैं। और पार्टी मेरी है जमीयत उलमा इस्लाम, जिसकी क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर की हाल अहवाल फैसल वाडा दे रहा है। अब फैसल वाडा जो बातें करते हैं वो एनालिसिस भी नहीं है, जैसे नसरुल्लाह मलिक के एनालिसिस करके तजिया करके एक दूसरे को कड़ियाँ मिला के फिर एक नतीजा निकालता है। उनकी बातें ऐसी भी नहीं है, क्योंकि वो तजियाकार भी नहीं है, एनालिस्ट भी नहीं है, और उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो अपनी नॉलेज की रोशनी में ये बात करे। उनको कहीं से इशारे मिलते हैं, कहीं उनकी लिंक है, कहीं वो टिचैन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फैसल वाडा हमारे पार्टी और क़ियादत के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि मौलाना जा रहा है। मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ैसला ये है कि हम हुकूमत को न सपोर्ट करेंगे, ना हम हुकूमत में जा रहे हैं। ये हमारे पार्टी का ये फ़ैसला हुआ है जहाँ तक मुझे इल्म है। सो मौलाना फजल रहमान ने जब ये भी कहा, क्योंकि जो फैसल वाडा साहब एक तो अक्सर इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही साबित हो जाती है, कहाँ से आती है, किधर से आती है, वो आपकी बात ठीक है, वो अलग अलग बात है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जब गुज़श्ता बुध को दिया एक स्टेटमेंट कि फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो, अब इन्हीं के साथ काम करना है, उसकी वजह से लगा कि एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, मुलाकातें भी हुई प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से। नो, मौलाना साहब की उस गुफ्तगू की तशरीह सही नहीं हो रही है।
अगर आप सियाक और सबक को सुनिए, मौलाना साहब ने ये अल्फाज जो कहे फॉर्म 47 के हो या फॉर्म 45 के हो, अभी इन्हीं से बात करनी है, फैसले यहाँ से करवाने हैं। और साथ ये भी कहा कि हम सियासत से भी मायूस हो चुके हैं, इस पार्लियामेंट से भी मायूस हो चुके हैं, जैसे सरदार अख्तर जान मैंगल मायूस हुए हैं, क्योंकि फ़ैसले पार्लियामेंट में नहीं होते हैं, बाहर से इशारे होते हैं, पर कानून साजी भी इशारों से होता है। लेकिन चलो 47 वाले बैठे हैं, 45 वाले बैठे हैं, बलूचिस्तान में आग जल रहा है, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा और पाटा हाथ से निकल रहा है, बैठ के बात करें, इसी 47 और 45 वाले बैठ के बात करें। मौलाना साहब ने इस तनाजुर में बात की। मौलाना साहब का मौक़िफ़ 47 और 45 के बारे में वही है जो 8 फरवरी के नतीजे में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते, यह इलेक्शन नहीं था, यह ऑक्शन था, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ हमारी एहतजाज जारी रहेगी। कल भी मौलाना साहब ने मीनार पाकिस्तान में कहा कि वो पार्लियामेंट नहीं है, न वो स्टेट है, असल स्टेट ये है जो लाखों लोग मीनार पाकिस्तान में बैठे हैं। सो अगर जुडिशरी के हवाले से आती है ये तरमीम, सो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए कल तक देखिए कितनी बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की और हुकूमत की, और नुमाइंदगी हुकूमत कर रही है 25 करोड़ आवाम की और एक एटमी मुल्क की। कल तक हुकूमत के जितने भी बड़े छोटे थे सब इनकार करते रहे कि कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है, जजेस की एक्सटेंशन की कोई इस किस्म की कानून साजी नहीं है, अलबत्ता जजेस की तादाद में इजाफा हो सकता है। तो ये तो कल तक इनकारी थे। ये तो आज चीफ जस्टिस से जब सवाल किया गया काजी फैज़ ईसा से, उन्होंने कहा कि मैं कतन एक्सटेंशन के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब को सामने लेके आओ कि मैंने उसके सामने क्या बात की। जिस जज ने एक्सटेंशन लेनी है और वो ले, वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन कम से कम काजी फैज़ ईसा एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राना सना साहब ने बकौले वो सवाल के जवाब में जो सहाफ़ी ने कहा कि राना सलाउल्लाह तो ये कह रहा है कि काजी साहब भी तैयार है जी। उन्होंने कहा कि मैं लेके आऊँ, मैं कब तैयार हूँ। मैं काजी फैज़ ईसा साहब ने जो कुछ कहा, जो फैसला किया, इसी में उनकी इज़्ज़त भी है, उनका वक़ार भी है। क्योंकि जो कानून साजी आ रही है उस कानून की साजी के पीछे मुहर्रिकात को देखना होगा। हुकूमत को क्या मजबूरी है। अगर फ़र्ज़ करे वो कहते हैं केसेस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, बाबा ये 1 लाख 2 लाख तो ये 2 महीने से तो नहीं है, ये तो साल से है। पर ये केसेस तो बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, उधर भी है। वहाँ आपके पास वैकेंसीज पड़े, उनको आप बर्दे जजेस की तैनाती करें, वहाँ आप करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर मजबूरी बताओ कि कानूनी क्या मजबूरी है। तीसरी बात यह है, जब आप एक्सटेंशन देते हैं या आप उसकी मुद्दत में, रिटायरमेंट की मुद्दत में तवसी करते हैं, टाइमिंग को भी देखना होगा ना, नियत को भी देखना होगा। हाँ, इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जमीयत उलमा इस्लाम के सामने अभी तक ये मुसवदा आया ही नहीं है कि वो इस पर राय दें। अफवाह, कल तक हम कहते थे कि ये अफवाह है, ये अफवाह है। आज कुछ चीज़ें असरात नज़र आ रही है कि ये शायद आ ठीक ही बात हो। नसरुल्लाह मलिक साहब, चीफ जस्टिस ने आज फाइनली कह दिया कि एक्सटेंशन मैंने लेनी ही नहीं है। लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से ये भी कहा गया कि शायद ये भी उसमें कहा जाए, और सही कह रहे हैं हम्दुल्ला साहब के कभी खुलकर पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, ये एक सीक्रेटिव लेजिस्लेशन या प्रपोज्ड सीक्रेटिव लेजिस्लेशन के तौर पे नज़र आ रही है कि शायद फर्स्ट 5 में सीनियरिटी लेवल पर देखा जाएगा, या जैसा कि कहा गया जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। इसमें आपको लग रहा है कि JUIF शायद साइड करे गवर्नमेंट के साथ? देखिए, अभी तक तो जो JUI का मौक़िफ़ है वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि वो अपोजिशन के साथ ही रहेंगे। हुकूमत के डायलॉग हुए हैं, हुकूमत अपने तौर पे दावा कर रही है कि शायद मौलाना को वो मनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यकीनी बात है डिसीजन JUI का अपना होगा। JUI देखेगी कि किस सूरत हाल में किस तरह उन्होंने फैसला करना है। और ये बात दुरुस्त है हम्दुल्ला साहब की कि जब आप एक ड्राफ्ट लेकर नहीं आते, जब आप चीज़ें बताते नहीं हैं, एतमाद में नहीं लेते, तो फिर किस चीज़ की आप सपोर्ट चाहते हैं। जब तक मेरे ख्याल में हुक्मरान जमात ने ये गलती की है कि अगर वो किसी के पास जा रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उनको एतमाद में लेते कि हम इन चीज़ों के हवाले से भी आपकी सपोर्ट चाहते हैं। मेरे ख्याल में काजी फैज़ ईसा को अकेले एक्सटेंशन का जो देने का मामला था वो काजी साहब ने इनकार कर दिया था। अब ये हो सकता है कि कहीं टिनोर जो है वो कर दिया जाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, तो उससे वो मुस्तफीद हो सकते हैं। जो भी आने वाला चीफ जस्टिस होगा उसकी मुद्दत जो है वो 3 साल हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, देखिए असल मसला क्या है।
सियासी जमातों को मैं समझता हूँ अब खुल के अपने अंदर जो है वो एक इस्लाहात लानी पड़ेगी। सियासी जमातों को अवाम को एतमाद में लेने के लिए ऐसी कोई भी कानून साजी हो वो पब्लिकली बतानी पड़ेगी। हम ये करना चाहते हैं, हमारे ये मोटिव्स हैं, हमारी ये जरूरियात है। बदकिस्मती से हम्दुल्ला साहब और नईम साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हम सियासी जमातों के हवाले से बात करते हैं, लोग हमें शायद गुस्सा कर जाते हैं। आप मुझे बताइए किस सियासी जमात के अंदर यानी ये कोशिश की गई। बड़ी हम सियासी जमातों की बात कर लेते हैं, तो 3 बड़ी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में रही हैं। मौलाना फजल रहमान तो वज़ीर आज़म नहीं रहे, पीटीआई वज़ीर आज़म भी रही है, जेयूआई अपना पीपल्स पार्टी वज़ारत उस्मा उनके पास रही, मुस्लिम लीग नवाज के पास हुकूमतें रही। कभी एजेंडा रहा हुकूमतों का, सियासी जमातों का कि हमने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके एस्टैब्लिशमेंट को पीछे धकेलना है। कभी एजेंडा रहा कि हम मिल बैठ के जमहूरियत को मजबूत करेंगे। कभी एजेंडा रहा कि हम करप्शन का खात्मा कैसे करेंगे, अपनी सफों के अंदर झाड़ू कैसे करेंगे। तो जैसा मलिक साहब कहे थे, अभी फिर खबर बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की भी आ गई है कि ये मुश्किलात बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं पीटीआई के लिए। सो नईम पंचोता साहब, डू यू थिंक कि आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? मैंने पहले गुजारिश की ना कि देखें, बात यह है कि हम तो हर वक्त जब से खान साहब का साथ हम इस सारे मुश्किल टाइम जब शुरू हुआ उस टाइम से हम सारे साथ हैं और हमें पहले दिन से पता है कि ये मामला हो सकता है और किसी वक्त भी हमारे ऊपर, मेरे ऊपर ख़ुद मुकदमात बने, दहशतगर्दी के मुकदमात बने, FIA ने 8-10 घंटे बैठाए रखा, इसी तरह से जो है मुख्तलिफ मुकदमात चल भी रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं स्टिल। तो ये हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ नहीं है, तो हम इसी कानून और आयन की बालादस्ती के लिए इस वक्त जो है वो फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कानून के अंदर रहकर करेंगे। और इंशाल्लाह ये हाफिज अहमद साहब, इन गिरफ्तारियों का फ़ायदा नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में ये जितनी भी गिरफ्तारियाँ करते हैं इसका फ़ायदा PTI को पहुँचता है, इससे हुकूमत कमज़ोर होगी। और दूसरी बात ये, मेरे ख्याल पार्लियामेंट में ये कानून भी बनी है, जब भी आप किसी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ़्तार करेंगे तो सबसे पहले स्पीकर को बताना होगा, बिल्कुल, उसके बाद आप गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो ये अंधेर नगरी है, मेरे ख्याल में ये लाख कानूनियत है, इसकी तो मैं बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकता। राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए क्या खबरें हैं, वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ शबज जैदी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जैदी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। IMF से नए प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ, लेकिन सितंबर आ गया। 18 सितंबर तक एग्जीक्यूटिव के बोर्ड के एजेंडा में पाकिस्तान शामिल नहीं है। प्रोग्राम की मंजूरी ना होने की वजह क्या हो सकती है? क्या बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला है या पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया दैट इज़ द प्रॉब्लम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मेरा ख्याल है कि जो आपने दोनों बातें की हैं वो दोनों ही रेलिवेंट हैं और कुछ जो आपका जो सेटलमेंट है चाइनीज़ लोन का और डेफरमेंट है उस पे शायद उस तरह से अभी बातचीत उस पैमाने पे नहीं पहुंच सकी है कि जहां पर कोई उसको मुतमईन किया जा सके। मगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये प्रोग्राम 100% होगा और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के वसातत से कि हम जो स्टेटमेंट इशू करते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ हजरात कि IMF प्रोग्राम में डिफ़िकल्टीज़ हैं या IMF हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, हमें उनसे परहेज़ करना चाहिए। पाकिस्तान आज उस पोजीशन में नहीं। सऊदी अरब और चीन से रोल ओवर चाहिए, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला है। पाकिस्तान सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल भी हासिल करना चाहता है, उस पर भी कोई खबर नहीं है। सो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त मुमालिक ने भी हाथ खींच लिया है हमसे? देखिए फरिया, दो बातें आप बिल्कुल इसमें अपने ध्यान में रखें। आप इसको जब दोस्त ममालिक कहती हैं तो ये बुनियादी तौर पर एक गलत परसेप्शन है। सऊदी अरब की जो भी फंडिंग या फाइनेंसिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि इस बारे में अमेरिकन की स्ट्रेटजी क्या है, वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह से अपनी पोजीशंस ले रहे हैं और सऊदी अरब अब जो भी फैसला करेगा वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के बुनियाद पे करेगा। देखिए जो चीज़
हमारे लिए परेशान कुन है, आम आदमी के लिए परेशान कुन है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं उस बारे में पहले भी क्लियर था। वो ये था कि हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमें तकरीबन 10 बिलियन तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जो हमारे कैश फ्लो को भी ठीक करेगी। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि मुझे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने की उम्मीद नहीं है। तो जो ज़्यादा तकलीफ दे बात है, ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहाँ से लोग पैसा निकालने के लिए बात कर रहे हैं, लाने के लिए बात नहीं कर रहे। ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई एफडीआई क्यों नहीं आ रही। अच्छा, इसमें एफडीआई नहीं आने में हमें कुछ बुनियादी चीजें सही करनी पड़ेगी जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो तवील ऐसे से शहबाज अली साहब, आप भी नक्शा खींच रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी का। कैसे बंगाली साहब ने भी कुछ दिए हैं स्टेटमेंट्स। मेन क्वेश्चन है कि क्या जो सूरत हाल आप लोग एनकम्पस कर रहे हैं उसकी वजह से निचकारी नहीं हो पा रही? मसलन PIA दीगर सरकारी इदारों के हवाले से होनी थी निचकारी, अभी तक क्यों नहीं हो सकी? देखिए, बात ये ना कि PIA की निचकारी या और चीज़ों की निचकारी जो कि लॉस के यूनिट है, उसको निचकारी से हमें अपना खर्चा कम करना है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि उसमें से कोई हमें पैसे आएंगे। तो निचकारी की पाकिस्तान में 2 शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि हम अपने लॉस मेकिंग यूनिट को ख़त्म करें और उसका लॉस बुक नहीं करें। दूसरा ये है कि वो हम उसके अंदर अपना FDI हासिल करें। वो कोई फ़ायदे वाली कहानी नहीं है। अगर मैं OGDCL बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ तो वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। या मैं अपना रेकोडिक के अंदर अपना शेयर बेच देता हूँ सऊदी अरब को, तो ये वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। कैश आ जाएगा। फॉरवर्ड 2013 में नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त भी कहा गया कि चनियोट में लोहे और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त हुए। PTI दौर में समंदर में तेल के ज़खायर का कहा गया। अब फिर एक खुशखबरी आप कह लें, समुद्र में तेल के बड़े ज़खायर मौजूद है, ये कहा जा रहा है। इन खबरों के मुताबिक इस जगह का तयन भी कर लिया गया है। अगर ये ज़खायर मौजूद हैं तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है? अच्छा, मैं उस बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपके प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ये बात सोच रहा था। देखें, मेरी सारी ज़िंदगी ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम के एडवाइस में गुजरी है। और मैं जब ये ख़बर मैंने डॉन अखबार में देखी तो मैंने कराची के जर्नलिस्ट और जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे ये पूछा कि यार ये क्या बात है कि ये डॉन ने फ्रंट पेज पे लगाई है और किसी और अखबार में इसका कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये स्टोरी कहीं डॉन के रिपोर्टर को मिल गई हो और बाकी किसी रिपोर्टर के पास नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि ये बात ठीक हो और हमें ये रिजर्व मिले, मगर अल्लाह ताला बेहतरी करे कि हमें रिजर्व मिल जाए। मगर क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट भी साइलेंट है और जो दूसरा मीडिया भी साइलेंट है, डॉन ने भी कोई फॉलो अप स्टोरी नहीं दी। और क्योंकि मैं ऑयल कंपनियों के ये जो वेल होते हैं, जो कुएं होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसी चीज़ हो जो नज़र नहीं आती है, वो नज़र आ रही होती है। तो मेरे ज़ाती हिसाब से मुझे कोई बड़ी ड्रिलिंग का ऐसा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि कोई सेस्मिक सर्वे हुआ हो जिसमें अभी ड्रिलिंग नहीं हुई हो और उसमें ऑयल रिजर्व। कमिंग टू द मेन प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की, इदारा शुमारिया की कह रहा है कि अगस्त के माह में मुल्क में महंगाई की शरह कम होकर 9.6% पर आ गई। वेरी गुड। लेकिन मसला ये है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा एक आम इंसान की ज़िंदगी में। क्या अदाद व शुमार गलत दिए जा रहे हैं? ये क्या वजह है कि एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रहा? बात ये है फरिया कि हमें ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना
कि पाकिस्तान की इकनॉमी श्रिंक हो रही है, पाकिस्तान की जीडीपी और नहीं बढ़ रही है, पाकिस्तान अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व की मैनेजमेंट में मुश्किलात का शिकार है। अगर इन सब चीज़ों को हम भूल के ये कहने लगें कि पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, पाकिस्तान बिल्कुल सही सिर्फ में जा चुका है, पाकिस्तान ने मईशत की सही राह पकड़ ली है, तो फिर ये अल्फाज हो जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमने ये अल्फाज 100 दफ़ा सुने हैं, कहे हैं, तो अब इसका कोई मकसद नहीं है। तो पाकिस्तान अब शदीद मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है, और उन माशी मुश्किलात का हल ये है, पहला हल ये है कि पाकिस्तानी कौम ये रियलाइज़ करे कि पाकिस्तानी कौम और उसके लीडरान ये रियलाइज़ करें कि वो माशी मुश्किलात में हैं और फिर उसको करेक्ट करें। सिर्फ लोगों को बिला वजह के सब्ज़ बाग दिखाकर या अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश करके उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग आपको वोट के तहत उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में कोई मईशत का सही बैरोमीटर करने वाला नहीं है। हर आदमी गवर्नमेंट। एक और सब्जेक्ट जो कि आपकी एक्सपर्टीज है, पिछले दिनों ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की, इसके बाद खबर आई कि ताजरों को IBR में अपने असासे और अकाउंट्स देने की डिक्लेयर करने से इस्तिस्ना मिल गया है। क्या हुकूमत ताजरों के सामने सरेंडर कर चुकी है? देखिए फरिया, जो रिटेलर और होलसेलर के टैक्स का मसला है उस बारे में मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जिसको आप ताजे दोस्त स्कीम कहते हैं वो किसी भी हाल में अपनी मुकम्मल शक्ल में बिजनेसमैन को एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्राइमरी फ्लॉज हैं जो सही करने पड़ेंगे। आपको शायद ये सुन के हैरानी हो कि अगर मैं आज एक आम ताजिर हूँ और मैं अगर सपोज करें कि मैं 5 करोड़ का मुनाफा कमाता हूँ, तो आपको पता है कि आज उसका टैक्स रेट क्या है? उसका टैक्स रेट है 60%। 60, 50 + 10। कौन सा पाकिस्तान का ताजिर जो आज टैक्स के नेट में नहीं है वो 60% टैक्स देने के लिए तैयार होगा? ये जो हमने हरकतें की हैं, टैक्स का रेट बढ़ा कर आपने पाकिस्तान में एक तो वैसे ही टैक्स कल्चर नहीं है और आपने इतना ज़्यादा टैक्स रेट रख के करप्शन को हवा दे दी है। लोगों को समझ ही नहीं आया कि एक्चुअल टैक्स का ताजिर का मसला क्या है, और ताजिर भी इस बात से अच्छी तरह अंदाज़ा करते हैं कि अगर वो अपनी सेल अपनी आमदनी दिखा देंगे तो उनके पास असेसिंग ऑफिसर 60% का डिमांड लेकर आ जाएगा जो उन्हें रिश्वत दे के तय करनी पड़ेगी। तो वो रिश्वत दे के तय करेंगे। तो कोई अक्लमंद आदमी होगा जो 60% टैक्स देगा या 45 या 50% टैक्स देगा। ये सब गलत है, ये बात समझने वाली है। ये इन लोगों को समझ नहीं आती, ये बिजनेस को डील नहीं करते। ये लोग बेसिकली सरकारी अफसरान हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। हमारे नेशनल और कौमी असेंबली के मेंबरान, उनको भी बात समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, आज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस आर ह्यूज, लेकिन कुछ ना कुछ पेशरफ्त के साथ ही मामला आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ अहम पॉइंट्स खासतौर पर शहबाज अली साहब ने कहा कि IMF का मुआहदा बहरहाल हो जाएगा, उसके हवाले से नेगेटिविटी फैलाना या ऐसी स्टेटमेंट देना किसी भी तरीके से सूदमंद नहीं होगा। डू गिव मी योर फीडबैक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।